continuing our chapter number 1 of economics, and the name of the chapter is, yes, the story of village Palampur. And in the previous video we have covered the factors of production, that the 4 factors that we have learned in the previous video. And today we are going to move about the Palampur again, because we are studying about Palampur. So here Palampur is a village, and as we all know, farming is the main occupation in village area. Yes, so here you can see Palampur का भी main activity farming ही है. Okay, and जैसे ही farming main activity बनता है, as we all know, mostly people जो है कि majority लोग जो हैं किस में engage होंगे, कहीं ना कहीं farming activities में. But the thing is, farming करने के लिए land is fixed. Land में कोई changes नहीं आएगा. जो 1960 में कहते हैं पालमपुर में जो land था, आज भी present भी उतना ही है. Because land is not extended at all. ज़मीन नहीं बढ़ सकती, because land is सबसे important है production के लिए. हमने factors of production में भी किया था, like जो आपका land होता है, this is the first requirement to start anything. So here again farming main activity है. 75% people are dependent on farming for their livelihood. Okay, maybe वो farmers हैं या farm laborers हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं farm से connected हैं. But the thing is, basic constraint क्या है, क्यों farm का production बढ़ नहीं पा रहा? First thing is, practically जो land है वो fixed है, land नहीं बढ़ सकती. farm village का जो area है वो उतना ही रहेगा, and no land is left. कुछ भी ऐसा land नहीं है जिसको हम जो fertile नहीं था उसको fertile कर दें. हाँ, ऐसा कुछ एरिया नहीं है, कन्वर्ट किया नहीं जा सकता. अब रीजंस क्या हैं, अब कौन से मेथड्स हैं बाय विच वी कैन इम्प्रूव और वी कैन इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन. सो सम वेज, सम न्यू मेथड्स जो इंट्रोड्यूस किए जा सकें, एंड बाय ऑल दीज थिंग्स हम क्या करेंगे, उसी फिक्स्ड लैंड में प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकें. तो अब क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन ऑन अ फिक्स्ड लैंड. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, वन बॉक्स इज गिवन, एंड इम्पॉर्टेंट बॉक्स अगेन, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. सो जैसे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को मेजर करने के लिए उसकी यूनिट सेट करते हैं. लाइक अगर हमने डिस्टेंस करना है या वेट करना है या कैपेसिटी, कोई लिक्विड को आपने मेजर करना है, तो सम स्टैंडर्ड यूनिट विल बी देयर. सिमिलरली लैंड को मेजर करने के लिए हेक्टेयर इज द यूनिट, एंड लोकल यूनिट्स में इसको बीघा बोला जाता है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड. ओके, सो नाउ मूव बैक टू आवर same topic, that what are the different methods. So first of all, you can see the heading here, that is there a way one can grow more from the same land. ऐसा हो सकता है कि एक लैंड पे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. ओके, सो थिंक अबाउट इट, बिकॉज हमारे पास सपोज लैंड है और रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वी कैन मेक मोर फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. ओके, हमने तो उसको यूज़ कर लिया. बट थिंक अबाउट द लैंड एरिया. अगर 500 स्क्वायर यार्ड का लैंड है, तो आप उस पर कितनी क्रॉप्स ग्रो करेंगे, उसको बढ़ा सकते हैं. सो इसको हमने देखना है. ओके, सो पालमपुर, एज वी ऑल नो, पालमपुर जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कोई ऐसा लैंड नहीं है वहाँ पर जिस पे कल्टिवेशन नहीं किया जा रहा, सब कुछ कल्टिवेट किया जा रहा है. ओके, तो यहाँ पर कल्टिवेशन का क्या तरीका है, व्हाट इज द प्रोसीजर दे आर फॉलोइंग. सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज, कौन सी क्रॉप्स हैं, खारिफ क्रॉप्स. फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. ओके, ज्वार एंड बाजरा ग्रो करते हैं रेनी सीजन में, और वो वाले प्लांट्स जो बचते हैं वो केटल भी फीड कर देते हैं, एनिमल्स को खिला दिया जाता है. ओके, उसके बाद आ जाता है अक्टूबर एंड दिसंबर का टाइम. उस टाइम पे वो पोटैटो ग्रो कर देते हैं. ओके, यू कैन सी पोटैटो ग्रो हो रहा है अक्टूबर एंड दिसंबर में. ओके, उसके बाद बात करते हैं, खारिफ क्रॉप्स हो गई रेनी सीजन में, एंड देन मूव टू द विंटर सीजन. विंटर सीजन की क्रॉप्स को बोलते हैं
रबी क्रॉप्स, एंड रबी क्रॉप्स में फील्ड्स में वीट ग्रो किया जा रहा है। सो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं 9th क्लास? सबसे पहले आप देखो सेम काइंड ऑफ क्रॉप ग्रो नहीं हो रहा। पूरे ईयर में कितने सारे चेंजेस आए। खारिफ क्रॉप के अंदर ज्वार एंड बाजरा, उसके बाद हमने देखा अक्टूबर एंड दिसंबर में उन्होंने पोटैटो ग्रो कर दिया। देन विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स जब ग्रो की गई तो वीट ग्रो हो गया। अब ये सब चीजें ग्रो कर रहे हैं तो डिफरेंट है, यानी कि एक टाइम पीरियड में बहुत सारी क्रॉप्स नहीं ग्रो की जा रही, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो की जा रही है कुछ टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, अब ये वाली क्रॉप्स जब ग्रो करेंगे, कुछ वो अपने लिए रखेंगे, उनको अपना लाइवलीहुड के लिए, और जो एक्स्ट्रा होगा दैट इज योर सरप्लस, यानी जो बच गया है दे विल सेल एट कहां पर? रायगंज। हमने पढ़ा था रायगंज, हमने फर्स्ट पेज पे ही इसको हमने क्लियर किया था कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर देयर जो कि रायगंज को कनेक्ट करती हैं। सो रायगंज इज अ प्लेस वेयर द फार्मर्स सेल द सरप्लस। क्या सरप्लस हो जाता है? वीट, या फिर वो ज्वार ग्रो कर रहे हैं, बाजरा ग्रो कर रहे हैं, सो दे विल सेल एट रायगंज मार्केट। ओके, एज इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो ग्रोइंग शुगर केन, एंड शुगर केन जब बन जाता है तो उसको रॉ फॉर्म में एंड उसे कन्वर्ट किया जाता है जैगरी में, और उसके बाद वहाँ ये जैगरी बनेगी कहाँ जाके? शाहपुर। अगेन शाहपुर भी हमने पढ़ा था, तो रायगंज एंड शाहपुर भी ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट पेज। सो जैगरी बनाने के लिए, इसका मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ प्रोसेसिंग का मेथड्स यूज किए जा रहे हैं जहाँ पर शुगर को जैगरी में शुगर केन को जैगरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैगरी इज अ गुड़। ओके, सो आप इससे थोड़ा सा एस्टिमेट लगाओ कि जो आपकी पालमपुर विलेज है यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, क्योंकि कनेक्शन है दूसरे एरिया से, तो वहां पर सरप्लस को सेल भी किया जा रहा है। ओके, सो अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि भाई पालमपुर के लोग तो सब कुछ ग्रो करते जा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज दे आर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। एक साल में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज ये क्या रीजंस हैं? वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का सिस्टम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बहुत जल्दी आ गई थी, इसलिए इरिगेशन बहुत बढ़िया हो गया है। ठीक है, पर्शियन व्हील्स ये लोग यूज कर रहे हैं वाटर को फेच करने के लिए वेल से, तो ये सारे रीजन है। इलेक्ट्रिसिटी है तो ट्यूब वेल्स लग चुके हैं, इरिगेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। सो दीज ऑल आर द रीजंस वी कैन से दैट फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये एक साल में 3 तरह की क्रॉप्स को ग्रो कराया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है हम इसको क्या बोल सकते हैं? सो दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन 1 crop on a piece of land during the year is called a multiple cropping. So this is the most we can say best way to increase the production of a given land. Fixed land, उतनी ही जमीन है लेकिन उसके ऊपर डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। दिस इज द मेन वे जो कि पालमपुर के फार्मर्स कर रहे हैं। Okay, so here one of the way when we ask what is the best way to increase the crop production, so multiple cropping is one of the best way to increase the crop production. Here some pictures are given: wheat, bajra, sugarcane, potato, जो different crops वो खारिफ रबी crops में grow कर रहे थे। Okay, so this is all about the पालमपुर में किस तरह से फार्मिंग की जा रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज, यू कैन सी द नेक्स्ट पेज, कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स। आप टेबल देखिए, ईयर आपको मेंशन दिख रहे हैं, इतना एरिया था तो एरिया कुछ टाइम के बाद बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये कल्टिवेट किया जा रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट इज योर यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोडक्शन produced on a given piece of land during a single season. तो yield means कितनी आपको फसल मिली, कितना क्रॉप्स आपको मिला एक पर्टिकुलर लैंड पे, उसको आप yield बोलते हैं। ठीक है, सो कल्टीवेशन किया जाता है, सीड्स को डाल के और क्रॉप्स को बढ़ाया जाता है। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके सामने आनी चाहिए कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए 9th क्लास आफ्टर 47
हमारे पास सबसे बड़े चैलेंजेस थे फूड सिक्योरिटी एंड लोगों को वापस से सेटल करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना। एंड वन ऑफ द मेजर स्टेप जो कि लिया गया ये था टिल द मिड 1960, जहाँ पर कुछ नए स्टेप्स लिए गए, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए गए टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्यों क्रॉप्स को बढ़ाना था? बिकॉज लोगों के पास खाने को नहीं था, तो हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना हो जाएं, तो हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जहां पर कुछ नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। पुराने तरीके से जो खेती की जा रही थी, फार्मिंग की जा रही थी, उनके लिए सीड्स यूज हो रहे थे। कौन से सीड्स यूज हो रहे थे? ट्रेडिशनल सीड्स यूज हो रहे थे। और ट्रेडिशनल सीड्स के अंदर इरिगेशन यानी वाटर कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। वहां पर फार्मर्स जो थे फर्टिलाइजर्स के रूप में काउ डंग या फिर नेचुरल मैन्योर को यूज कर रहे थे। दे आर नॉट यूजिंग देयर फर्टिलाइजर मैन-मेड बने हुए हैं, नो, ओनली द नेचुरल मैन्योर एंड द काउ डंग जो था वो उस टाइम पे यूज किया जा रहा था। ओके, सो हियर आप देख लीजिए ये किस टाइम की बात है, ये 47 से लेकर या फिर इनिशियल जब से फार्मिंग चल तब से लेकर आप बता सकते हैं आपके 47 के बाद हियर 1960s तक कुछ इस तरह के हमें वे ऑफ प्रोडक्शन दिखा, जहां पर ट्रेडिशनल सीड्स, लेस इरिगेशन, जहां पर इतनी इरिगेशन की जरूरत नहीं है, देन यूज्ड ओनली काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो अब आ जाती है बारी जब 60s के बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए एंड वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन आया, एक चेंजेस आए, एक क्रांति आई। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि 1960s में लिया गया। यहाँ पर फार्मर्स को सीड्स, अलग तरीके के सीड्स, पहले कौन से सीड्स थे? ट्रेडिशनल सीड्स, नाउ द मॉडर्न सीड्स। और कौन से मॉडर्न सीड्स से? उन सीड्स का नाम था HYV, दिस इज योर हाई यील्डिंग वेराइटीज। इस तरह के सीड्स थे। ये सीड्स कंपैरिजन में, पुराने सीड्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करवा रहे थे। सेम पीस ऑफ लैंड पे फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन वहां पर हमें इरिगेशन यानी वाटर कैसा चाहिए था? कम। बट हियर वी नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। वहां पर हमने कैसे मैन्योर्स यूज किए थे? ओनली नेचुरल मैन्योर्स एंड काउ डंग। बट हियर वी नीडेड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मैन मेड थी, जो कि नेचुरल नहीं थी। सो पेस्टिसाइड्स एंड आपके फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों को जरूरत थी। सो ऑल दीज थिंग्स वर ब्रॉट डाउन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर 1960, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। एंड बेसिकली कौन से एरियाज में इसकी क्रांति आई, चेंजेस आए? तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, यूपी के आपके वेस्टर्न साइड के उत्तर प्रदेश के लोग एंड हरियाणा, ये सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने लग गए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का मतलब ही है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें आई, HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें जो थी ये मॉडर्न मेथड्स में आने लग गए, जहां पर नए नए केमिकल, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें यूज किए जाने लगे। प्लस फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, प्लोइंग, हार्वेस्टर, ये सब चीजें आई और बहुत ज्यादा यील्ड, जो पहले कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा था, वो चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गई। तो यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर कि आपके पालमपुर में जहां पर ट्रेडिशनल यानी पुराने मेथड से 1300 kg 1300 kg पर हेक्टेयर ग्रो किया जा रहा था वीट, HYV सीड्स के बाद 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया। यू कैन सी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देने लगा, जिससे हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। तो दिस इज वन ऑफ द वे जैसे कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और ये इंडिया में एक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया, बिकॉज हमने इसमें बहुत सारे चेंजेस देखे। इसके कुछ इल इम्पैक्ट भी आए होंगे, हम ये नहीं कह सकते सब चीज़ों का पॉजिटिव एडवांटेज है, बट येस पॉजिटिव चीज़ें दिखी हमें, बहुत इसके अच्छे रिजल्ट दिखे। बट कुछ ऐसे रीजंस रहे जो कि
इसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से सक्सेसफुल या फिर 100% एकदम पॉजिटिव दिखा, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट करेक्ट। तो बिल्कुल डिफरेंस था, क्योंकि सबसे पहले चीज यू कैन सी कि ओनली सम पर्टिकुलर स्टेट्स जिनको इसका फायदा मिला, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ओके, फिर हमने लैंड को, क्योंकि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज फिक्स्ड इन, तो अब उसको हम ऐसे यूज करते जाएंगे मॉडर्न मेथड्स के तरीके से, तो डेफिनेटली हम लैंड की फर्टिलिटी को खराब कर रहे हैं। ओके, सो हियर द पॉइंट इज, विल द लैंड सस्टेन, क्या इस तरीके से धरती हमारी बच पाएगी? सो ग्रीन रेवोल्यूशन एक तो बहुत ज्यादा कम एरियाज में था, दूसरा सॉइल की फर्टिलिटी खराब हुई, केमिकल फर्टिलाइजर्स को हमने बहुत ज्यादा यूज किया, पानी की बहुत ज्यादा नीड थी, तो हमने ट्यूब वेल्स, ग्राउंड वाटर के लेवल को बहुत नीचे तक पहुंचा दिया। सो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जो वाटर हमें नहीं चाहिए था, हमें ट्रेडिशनल सीड्स के लिए इतने ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमने HYV सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया, वी नीड वाटर, एंड फॉर दिस क्या हुआ, इट लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो एनवायरनमेंट खराब किया हमने, कुछ रिसोर्सेज को, सॉइल फर्टिलिटी खराब हुई, वाटर लेवल को हमने बिल्कुल नीचे तक पहुंचा दिया। सो ऑल दीज थिंग्स क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस, बट स्टिल क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा तो इसका पॉजिटिव चीजें ज्यादा सामने रही, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के कहीं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, बट सम आर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। So this is all about today's lecture. So if you like the way of teaching, if you like this video, then please like and subscribe. Thank you.